हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी यहाँ पे इन्वायरमेंट की लेसन चल रही है। आइए देखते हैं कि कितना कंप्लीट कर चुके हैं और कितना कंप्लीट करना बाकी है। तो अब तक हम लोग ने यहाँ पे लैंडस्लाइड्स तक देख रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लड, जो कि बिहार और आसाम में आया था, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो है फ्लैश ड्रॉट्स, ये क्या है इसके बारे में समझेंगे। टाइम बचेगा तो हम लोग यहाँ पे और भी टॉपिक है, जैसे कि बोरियल समर, इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, ये कुछ न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे स्नो लेपर्ड के बारे में बहुत ही अच्छा बताया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ये थोड़ा सा लेंथी है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंग्रोव्स के बारे में आपको डिटेल समझ में आएगा। अगर अब तक आपको कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन है कि मैंग्रोव्स को लेकर किसी भी तरीके के डिटेल्स में अगर कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन है, तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि टाइम बचता है तो ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर इसको नेक्स्ट लेसन में लेकर जाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार की तरह अभी भी क्या है कि पहले जो भी लेसन हमारी कंप्लीट हुई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप लोग की रिविजन भी साइड बाय साइड चलते रहनी चाहिए, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हो आंसर देके। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछती कि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो या फिर आपको आंसर रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो नो इशू, आप लोग वापस से मेरे लेसन देख सकते हो, फिर आप लोग आंसर ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि रिविजन करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन वैसे ही बहुत बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी पोर्शन को आप लोग को कवर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट इसलिए ये मैं थोड़ी सी आपको रिलीफ देने के लिए यहाँ पे एक ईजी मोड लेकर आई हूँ कि डेली बेसिस पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने आर्टिकल को देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है कि किस सिटी को यहाँ पे वर्ल्ड का फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी कहते हैं। सेकंड है कि कैसे रीजनल और जो ग्लोबल सी लेवल राइज है, दो तरीके का सी लेवल राइज हम लोग देखे थे, एक रीजनल बेसिस पे देखे थे, एक ग्लोबल बेसिस पे देखे थे, लेकिन दोनों को मेज़र करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो कैसे मेज़र करते हैं ये बताइए। थर्ड है कि आपको उस कमेटी का नाम बताना है जो कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। तो एक कमेटी नहीं, एक दो कमेटी है, तो उन सारे कमेटीज़ का नाम बताइए जिसको हम लोग अलग से डिस्कस किए थे। साथ ही यहाँ पे आपको बताना है कि किस जगह के बारे में हम लोग बात करें जिसको स्पाइस गार्डन ऑफ केरल कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, वो भी केरल का एक रीजन है। अब इतना तो आपको हिंट मिल गया है, तो आप लोग बता सकते हो। साथ ही अनामुनाई यहाँ पे माउंटेन रेंज है, और इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वो नॉर्थ में है, और यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क साउथ में है। इदुक्की डैम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतने डिटेल्स है। ये कौन से ऐसे सिटी है या फिर डिस्ट्रिक्ट है जो कि इतना परिपक्व है, इतना ज़्यादा जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आपको बतानी है। तो बहुत अगेन बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि मैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोग के लिए लगा रही हूँ उसका कहीं ना कहीं आप लोग को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं फालतू की यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी अपनी और आपकी भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन और भी अगर मंथ की आपको लेसन देखनी है, करंट अफेयर्स को देखना है, डिस्कशन, तो आप लोग मेरे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट की थी तो ये मेरा था, बट ये अब आप लोग की है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आती हूँ वो आप लोग के लिए ही ये लेकर आती हूँ। अब हिस्ट्री की भी, जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ पोर्शन बची है उसको भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, और पॉलिटी की जितनी भी चैप्टर्स बची है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। शंकर आईएएस की भी एक दो लेसन बची है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी टॉपिक। असम के कुछ पार्ट में और बिहार के कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है फ्लड से अफेक्ट होता है हर एक साल। ये कोई नई बात नहीं है, जब भी मानसून आता है तो हर साल जो है नॉर्थ बिहार में आपको बाढ़ की स्थिति देखने को मिलेगा, असम वाले एरिया में बाढ़ की स्थिति देखने को मिलेगा। और ये आज से नहीं, ये लास्ट डिकेड से होते आ रहा है, यानी कि 10 साल 20 साल से आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक रिकरिंग प्रोसेस है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले इंडिया में फ्लड की सिचुएशन देखते हैं कि है क्या। यहाँ पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है उनके द्वारा एस्टिमेट किया गया था 1980 में कि टोटल जो फ्लड प्रोन एरिया है हमारे कंट्री में वो 40 मिलियन हेक्टेयर तक का है, जो कि बाद में इसको रिवाइज़ किया गया था और आज बताया जाता है कि ये 49 मिलियन हेक्टेयर तक का भी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आज के डेट में जो फ्लड वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं और इंक्रीज़ हुआ है। अगर इस तरीके से देखें तो 39% जो हमारे टोटल लैंड एरिया है आसाम का, और 73% जो जोग्राफिकल एरिया है नॉर्थ बिहार का, वो यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि ये फ्लड से आपका जो है भरा पड़ा रहता है। तो इस डेटा से ये समझ में आ रहा है कि कितना जो है बड़े एरिया में हमारे यहाँ जो है फ्लड आता है, वो भी सिर्फ मात्र 2 स्टेट में ही। आप देख सकते हो
रिकरिंग फ्लड है, यानी कि हर एक साल ये आपको देखने को मिलेगा आसाम और बिहार में, जो कि एक कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट लेकर आता है। कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल लाइफ जो है दोनों लॉस हो जाते हैं। क्रॉप्स वगैरह जितने भी फसल होते हैं बाढ़ आने से वो बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे लोगों के घर जो है वो बर्बाद हो जाते, बह जाते हैं। उनके जो सेविंग किए हुए मनी वगैरह है वो सब बह जाते हैं बाढ़ में। बहुत सारे जो सामान होते हैं वो भी बह जाते हैं। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉस भी देखने को मिलता है। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्प्लेस किया जाता है, यानी कि उनके खुद के घर से, उनके खुद की जगह से उठाकर उनको कहीं और सेफ जगह लेकर जाया जाता है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ह्यूज डैमेज देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि बाढ़ आने से आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे रोड वगैरह है जिसमें कि आपको दरारें देखने को मिलेगा, क्रैक आ जाते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है टूट जाते हैं, बहुत सारे रोड पुल ये सब जो है ना वो टूट जाते हैं। एवरेज अगर आप देखोगे एनुअल लॉस जो फ्लड के कारण आसाम में आता है वो यहाँ पे 200 करोड़ तक का बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज लॉस होता है। इसको फिर से वापस आपका बनाने में, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की यहाँ पे सारे सहायता करने में कितना और ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अब ये समझते हैं कि क्यों ये फ्लड जो है रिकरिंग फेनोमेना है इस रीजन में, बिहार और आसाम की रीजन में अगर हम लोग देखें तो ये हर साल क्यों ऐसे आता है। सबसे पहला है कि टोपोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स है। कहने का मतलब है कि ओवरफ्लोइंग रिवर है, ये मेन कॉजेज़ है फ्लड का इस रीजन में। क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकेंड, आसाम वाली रीजन में आप देखोगे, यहाँ पे मैप में आप पहले देखो कि कहाँ कहाँ ये दो स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाली जो स्टेट है यहाँ पे आप आसाम रीजन देख रहे हो। आसाम का जो ये स्टेट है यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से ये स्टेट जो है पूरी तरीके से परेशान रहता है। साथ ही बिहार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो बिहार में आपका गंगा रिवर है जिसके कारण यहाँ पर आपका बाढ़ आता है। तो ये ओवरफ्लोइंग होता है रिवर का इस रीजन में। ब्रह्मपुत्र है और इसी की सहायक नदी जो बाराक है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है ये आसाम में देखने को मिलेगा। और कोशी रिवर है जिसको कि सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके का मेजोरिटी ऑफ फ्लड्स का। ये जो फ्लडिंग सिचुएशन है इस रिवर का ना, ये और एग्रवेट हो जाता है, यानी कि और तेज़ी से हो जाता है। कैसे? तो ये इरोजन के कारण होता है या फिर सिल्टिंग, जो रिवर वेट का सिल्टिंग होता है ना। इरोजन कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जो है डिस्प्लेस होना, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो गिट्टी का हो, या फिर आपका बालू वगैरह का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, पानी का, हवा के हेल्प से या फिर किसी भी एजेंट के हेल्प से जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, इसको इरोजन कहते हैं। तो इरोजन के कारण ये और ज़्यादा जो है फ्लड होने लगता है और इसके कारण जो कैरिंग कैपेसिटी है रिवर चैनल का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड बताया जाता है। तो अर्थक्वेक है यानी कि जो आप समझते हो कि जो अर्थ का शेक होना होता है, और लैंडस्लाइड है जो कि कल हम लोग देखे थे कि मास मूवमेंट जो होता है स्लोप के थ्रू नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दो ऐसा फेनोमेना है जिसके कारण रिवर की कोर्सेज जो है, यानी कि रिवर अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इसके कारण क्या होता है कि रिवर की कोर्सेज चेंज हो जाती है और यहाँ पे फ्लो जो है कभी कभी ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाता है, फ्लो रुक भी जाता है। तो फ्लो अगर रुक जाएगा तो एक जगह यहाँ पे पानी आते जाएगा तो यहाँ पे आपका पानी पूरा भर जाएगा और फिर इससे जो है फ्लड भी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लड भी है, मेन और जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसके साथ सिंक्रोनाइज भी कर जाता है। साथ ही इनफ्लो होता है, यानी कि नेबरिंग स्टेट से भी आप देखोगे बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो नॉर्थ बिहार में जो आपका बाढ़ आता है, एक तो कोसी से आता है, तो कोसी यहाँ पे सदर्न आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगा ये आपका गंगा का। लेकिन जो कई बार यहाँ पे बाढ़ भी आता है ना, वो क्या करते हैं कि हमारा जो नदन बिहार का जो नदन यहाँ पे टेरिटरी है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नेपाल में जब बारिश होती है तो नेपाल का पानी कभी कभी छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण डायरेक्टली जो है, क्योंकि ये आपका जो है हिमालय के फुट हिल्स में देखने को मिलेगा, ये हमारा बिहार वाला रीजन है, तो ये आपका डायरेक्टली जो है ना नेपाल से बिहार वाले रीजन में भी जो है बाढ़ की पानी आ जाती है। तो ये भी देखने को मिलता है कि इनफ्लो हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज से जो है, या फिर नेबरिंग स्टेट से भी ये फ्लो होते जाता है। सेकंड, यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि ये है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि 80% जो प्रेसिपिटेशन है इंडिया में वो मानसून के मंथ में ही होता है। कहने का मतलब है कि मानसून मंथ कब से कब तक है, तो जून से लेकर सितंबर। तो इस समय 80% ऑफ रेनफॉल यहाँ पे होता है और ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वो भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। कंसनट्रेटेड रेनफॉल कहा जा रहा है, यानी कि कम समय में, आप लोग समझ सकते हो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स में जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, लेकिन 80% ऑफ रेनफॉल यहाँ पे होता है। और इस तरीके के रेनफॉल से जो है बहुत सारे इवेंट्स हमें देखने को मिलता है, जैसे क्लाउड बर्स्ट भी होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी होता है, जिसके कारण कई बार जो है हिमालय रिवर में जो है फ्लड देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना जिसको कहते हैं, बादल फटने के कारण रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, कई दिनों तक कंटिन्यूस रेनफॉल भी होती है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहने का मतलब है कि लेक में आप देखोगे कि पानी जो है ज़रूरत से ज़्यादा अचानक से भर जाता है, उसको हम लोग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। तो ये भी रीज़न है कि हिमालय वाले रिवर्स में जो है बहुत ज़्यादा फ्लड होता है। थर्ड, यहाँ पे फैक्टर्स है
एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कहने का मतलब है कि जैसे हम जैसे इंसानों के कारण क्या किया जा रहा है, आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, बहुत मास नंबर पे जो है ना पेड़ों की कटाई हो रही है, साथ ही ड्रेनेज कंजेशन हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है जैसे आपका वेटलैंड्स हो गया या फिर आप लोग का पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। अनसस्टेनेबल माइनिंग हो रही है रिवर बेड की, यानी कि जो माइनिंग वगैरह होता है, खनन होता है, वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं होता है। प्लांट डेवलपमेंट जो है काम बहुत पुअर तरीके से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है ये भी हमारे जैसे इंसान के द्वारा ही किया गया है, जिसके कारण आज के डेट में हम लोग क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, यानी कि बारिश हो रही है तो होती ही रह रही है, और लू चल रहा है तो एकदम से हीट स्ट्रोक चल ही रहा है, और कहीं अगर ठंड है तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। तो ये सारे जो कुछ फैक्टर्स हैं ना, ये क्यों है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण देखने को मिल रहा है। तो ये 3 ऐसा फैक्टर्स बताया गया है कि सबसे पहले आप देखोगे कि टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है। तो ये सारे तीनों फैक्टर्स के कारण जो है इतना ज़्यादा बाढ़ का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ में भी जो है कुछ ना कुछ कमी है, यानी कि सही तरीके से फ्लड मैनेजमेंट नहीं होता। इम्पैक्टमेंट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बिना किसी प्रॉपर असेसमेंट के होता है, यानी कि आप देखोगे कि इम्पैक्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आसाम में और बिहार वाले रीजन में, जिससे कि ये जो फ्लडेड रिवर है ना उसको मैनेज कर सके। लेकिन कुछ स्टडीज़ के द्वारा ये बताया गया है कि कुछ सर्टेन केसेस में जो इम्पैक्टमेंट है ना वो यहाँ पे जो फ्लड की प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मेजर इशूज़ क्या है? इम्पैक्टमेंट कहने का मतलब है कि जैसे ये रिवर है और यहाँ पर पूरी सिटीज़ है ना, तो ये चौड़ी सी यहाँ पर आपकी जो है कुछ ऊँचा करके ये इम्पैक्टमेंट बनाया जाता है, जिससे कि ये रिवर का फ्लो एक तरफ से होते रहे, ये इंटर ना करे सिटीज़ में, और सिटीज़ में जो है अपना दिनचर्या चलते रहे। तो ये इम्पैक्टमेंट बनाया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर असेसमेंट के बिना बनाया जाता है। और समटाइम्स तो यही इशू निकल कर आता है कि ये जो इम्पैक्टमेंट है ना इसके कारण फ्लड और बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये जो वाटर है ये रिवर वाटर सिटीज़ में इंटर कर जाते हैं। तो क्यों इंटर कर जाते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि इसको इंटरफेयर किया जा सकता है ड्रेनेज से, और ड्रेनेज कंजेशंस के इसके कारण भी हो सकता है। तो इस फिगर में देखिए तब आप लोग प्रॉपर समझ पाओगे। देखिए इस तरीके से ड्रेनेज बनाया जाता है, कहने का मतलब है कि जो बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ की पानी जो है ना वो इस तरीके से ड्रेन होते हुए जो है सही तरीके से अपना नालियों से निकल जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पानी जो है ना वो फ्लडेड ना हो। इवन यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले एरिया में जहाँ खेती वगैरह है, क्रॉप्स वगैरह है, कल्टिवेटेड एरिया है, तो उन सारे एरिया में जो है ये पानी ना घुसे, इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ये बड़ा बड़ा इम्पैक्टमेंट होता है, जिससे कि ये सारे जो रिवर वाटर है ना ये ऊपर ना आ सके और सिटी में इंटर ना करे। लेकिन अगर हम लोग ड्रेनेज कंजेशन के केस में देखें जो कि इरिगेशन एरिया में, तो कुछ मेजर्स भी यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जो कि है सरफेस ड्रेनेज, यानी कि सरफेस में इस तरीके का ड्रेनेज बना दिया जाता है, या फिर जो कैनल है उसमें लाइनिंग कर दी जाती है, जिससे कि यहाँ पे जो है ट्यूबवेल जो है वो सिंक ना करे, या फिर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो और ज़्यादा नीचे ना जाए, इसलिए इस तरीके का काम भी किया जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे और क्या इश्यूज़ है कि दे आर इनएबिलिटी टू स्टैंड इरोजन, यानी कि इरोजन ना हो इसके लिए। साथ ही यहाँ पे जो है कंटिन्यूस मेंटेनेंस और रिपेयर की भी ज़रूरत होती है। साथ ही इससे जो यहाँ पे रिवर बेड लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है, और इसके कारण जो कैरिंग कैपेसिटी है रिवर्स का, यानी कि रिवर का फ्लो कैपेसिटी, और जो रिवर अपने साथ जो बहुत सारे सेडिमेंट सिल्ट्स वगैरह जो कैरी करते हैं उसको कहीं ना कहीं कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे और रीज़न देखें तो ये है कि एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि सेंटर और स्टेट के द्वारा एक साथ आकर एक सही तरीके का जो है अप्रोच नहीं लिया जाता। जैसे आसाम की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोर्ड है जो कि बनाया गया था ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट 1980 के तहत, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिला, यानी कि ये जो आपका बनाया गया था ये सेंटर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन की कमी आपको आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इन दोनों के बीच में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, यानी कि जो मल्टीपर्पज़ डैम बनाया गया है, तो मल्टीपर्पज़ डैम होने के बावजूद भी इस तरीके का अगर फ्लड सिस्टम हो रहा है और इसकी एक सही तरीके से क्या पोटेंशियल है, मल्टीपर्पज़ डैम बहुत तरीके का यहाँ पे पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, तो उसकी पोटेंशियल को सही तरीके से रियलाइज़ नहीं किया गया। आसाम और बिहार में जो डैम है मेनली ये फोकस किया जाता है कि हाइड्रो पावर बेनिफिट के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो फ्लड का जो यहाँ पे पानी का स्टोरेज है ना उसकी कमी के कारण यहाँ पे, यानी कि फ्लड को कंट्रोल करने
फ्लड को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं ये मल्टीपर्पज़ डैम में, बट इस तरीके का प्रोविजंस को जो है यहाँ पे सही इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। ट्रांसबाउंड्री मैनेजमेंट ऑफ रिवर है, क्योंकि आप देखोगे कि रियल टाइम जो शेयरिंग है हाइड्रोलॉजिकल डेटा उसकी कमी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ पुअर कोऑर्डिनेशन है। रिवर बेसिन अगर आप नेशन देखोगे जिसमें कि ये रिवर फ्लो मैनेजमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर आप लोग देखते हो कि चाइना से होते हुए हमारे इंडिया में इंटर करता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट होना चाहिए रिवर का सही तरीके से। अगर कुछ रिवर हम लोग देखें जो नॉर्थ बिहार में जैसे कि यहाँ पे फ्लड होता है, तो जैसे गंडक है, घाघर है, तो ये सारी रिवर है जो कि नेपाल से होते हुए हमारे कंट्री में हमारे इंडिया में आता है। तो इन दोनों को भी एक सही तरीके से जो कॉमन रिवर है, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये फ्लो होकर आ रहा है, तो इसमें एक अच्छा खासा जो है उसको मैनेज करने का भी एक कोई ना कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो उसकी भी कमी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सारा रीज़न यहाँ पे बताया गया है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें सबसे पहले तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देख लिया आसाम और बिहार में कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इसकी कमी के कारण जो है इस तरीके का फ्लड मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, और साथ ही वहाँ के रहने वाले कम्युनिटी के लोग भी हो, जिससे कि एक बेटर तरीके का प्लान निकल कर आ सके, एक बेटर तरीके का फ्यूचर जो है इस तरीके का फ्लड ना हो वैसा कुछ यहाँ पे प्रोग्राम निकल कर आ सके। साथ ही हम लोग को फोकस जो है ना वो यहाँ पे शिफ्टिंग, यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पे इम्पैक्टमेंट जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें दिमाग नहीं लगाया गया, लेकिन अब हम लोग को ऐसा इम्पैक्टमेंट बनाना है जो कि मेनली यहाँ पे फ्लड को रोक सके, इस तरीके का इम्पैक्टमेंट बनाना है। हमारे यहाँ 2012 का एक नेशनल वाटर पॉलिसी है, जिसमें कि ये एक रिकमेंड किया गया था कि मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी, और वो भी प्लानिंग के बेस्ड में, एग्जीक्यूशन के बेस में, और साथ ही साथ यहाँ पे किस तरीके से इम्पैक्टमेंट बनाना है, उसको मेंटेन करना है, उसके लिए यहाँ पे एक पॉलिसी लाया गया। बट इस पॉलिसी को इफेक्टिवली जो है आज तक कैरी नहीं किया गया है, ये एक मेन प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। साथ ही यहाँ पे फ्लड को कैसे मैनेज करना है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो रिवर वाटर आता है उस स्टेट में उसको मैनेज करना है, फिजिकल प्लानिंग करनी है, लैंड का किस तरीके से बेटर इस्तेमाल कर सके उसको देखना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, ट्रांसपोर्ट है, अर्बन डेवलपमेंट है, साथ ही साथ नेचर कंजर्वेशन पे भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे वेटलैंड है, जिसको कि लोकली बिल्स भी कहते हैं, ये एक रिजर्वायर का काम करता है, यानी कि मानसून के पहले भी आप देखोगे कि इसको रिजुविनेट करना चाहिए, जिससे कि मानसून में आपका जो हेवी रेनफॉल होता है उसके पानी को एब्जॉर्ब कर सके इस वेटलैंड में। वेटलैंड होता है, लेक होता है, पॉन्ड्स होता है, उसके कारण क्या होता है कि कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि पानी एक सही जगह पे आपका जमा रहता है, रिजर्वायर जैसा काम होता है, अब वो सिटीज़ में जो है ना पानी नहीं आ पाता है, तो इसलिए वेटलैंड पे भी यहाँ पे फोकस किया गया है। साथ ही स्टोरेज स्पेस जो है रिजर्वायर में उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स होगा, वो भी फ्लड के टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस रेज करना है, क्योंकि हर एक साल जो है इस तरीके का फ्लड आता है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को हर एक साल एक ही प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, जो कि एक नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण आता है तो हम लोग कुछ स्टेप्स नहीं ले सकते, हम लोग उसको रोक नहीं सकते, हम लोग उसको जो है कोई मेजर्स नहीं ले सकते, ज़रूर ले सकते। तो लोगों को इस तरीके का अवेयरनेस उठाना होगा, जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार के कानों में जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई आवाज़ नहीं जाने वाला। तो बेसिकली यहाँ पे लोगों को बाहर निकल कर आना होगा, उनको इस तरीके से आवाज़ उठानी होगी, और अपने मांगों को पूरा करने के लिए इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये मैं अपने तरफ से बता रही हूँ कि क्योंकि देखिए अवेयरनेस क्या होगा कि लोग जानेंगे, लोग समझेंगे कि सरकार उनके लिए सिर्फ पॉलिसी बना रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक साल आप देखोगे कि 4 महीने जो है नॉर्थ बिहार का और असम वाला एरिया जो है फ्लड अफेक्टेड रहता है, वहाँ पर कुछ एक प्रोग्रेसिव वर्क नहीं हो पाता है, तो ये काम करना चाहिए। और साथ ही फ्लड फोरकास्टिंग को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक बेटर तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल सके, यानी कि वहाँ के लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके, सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेटर को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस डेट से इस समय तक जो है हेवी रेनफॉल होने वाली है, तो इससे जो है फ्लड वाली सिचुएशन जो है फिर से बनने वाली है। तो यहाँ पर लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, लोगों के लिए सही तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये सारा काम के लिए जो है फ्लड फोरकास्टिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत है कि बेटर तरीके से बताया जा सके कि कितने विलेज यहाँ पर अफेक्ट होंगे। साथ ही यहाँ पर सिल्ट को भी मैनेज करना है, और ये जो फाइन ग्रेडेड जो मटेरियल है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंटेंट को सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए, जो कि यहाँ पे सॉइल को डेफिशिट होता है। यानी कि आप लोग देखो कि एक फ्लड का जो है ना मेन यहाँ पे आप लोग देखोगे
कि पॉजिटिव पॉइंट अगर फ्लड का बताऊं तो फ्लड में क्या होता है कि बहुत सारे सिल्ट वगैरह आ जाते हैं। तो अगर कहीं पे भी मिट्टी की अगर गुणवत्ता ज़्यादा नहीं है, मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है या डिफिशिट है किसी भी तरीके का, तो ये सॉइल जो है ना, ये सारे जो यहाँ पे आपको सिल्ट देखने को मिलते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है यहाँ पे सॉइल को। तो इसलिए इससे क्या होता है ना कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये काम करना चाहिए। साथ ही साथ फ्लड प्लानिंग जोन भी होना चाहिए। फ्लड प्लानिंग जोन मेजर्स का क्या एम है कि यहाँ पे जोन को डिमार्केट करें, यानी कि सबसे पहले एक जो है पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतने ही एरिया में फ्लड आने वाला है, और इतने ही एरिया में अगर फ्लड आएगा तो ये पता चलेगा कि कितने यहाँ पे विलेज है, कितने यहाँ पे आपके लोग हैं जो कि अफेक्टेड हो रहे हैं, तो किस किस फ्रिक्वेंसी से यहाँ पे आपका जो है फ्लड आ रहा है, हर साल किस तरीके से आ रहा है, तो ये सारा डिटेल यहाँ पे पता चल पाएगा। साथ ही हमारे यहाँ एक सेंट्रल वाटर कमीशन है जो कि इस तरीके का एक मॉडल बिल ऑन फ्लड प्लेन जोनिंग को एक सर्कुलेट किए है, वो भी सारे स्टेट में। 1975 में ये काम किया गया था, जिसमें कि स्टेट को ये गाइड किया जाए कि वो अपने तरफ से एक कानून लेकर आए, क्योंकि देखिए बिहार की जो फ्लड की प्रॉब्लम है और जो आसाम की फ्लड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉजेज़ जो आपको देखने को मिलेगा, रीज़न देखने को मिलेगा, वो सेम है, बट द काइंड ऑफ जो मैनेजमेंट वहाँ पे करना है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो स्टेट जो है अपने हिसाब से जो है अपना वहाँ पे कानून लेकर आए, जिसके थ्रू वो इस फ्लड मिटिगेशंस में हेल्प कर सके। साथ ही आरबीए भी है, जो कि यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि साइंटिफिक असेसमेंट करना चाहिए जितने भी फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पे फ्लड हर एक साल देखने को मिलता है, और फ्लड का कितना डैमेज होता है फ्लड के कारण, कितने एरिया यहाँ पे डैमेज होते हैं, कितने लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं वाटर लॉगिंग के कारण, जो पानी भरता है उसके कारण। तो ये सब चीज़ का जो है अच्छे से असेस करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए काउंटर मैप भी हो, सैटेलाइट इमेजनरी भी हो, यानी कि इमेज वगैरह सैटेलाइट की होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके से पता चल पाए कि कहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा जो है ना अफेक्टेड यहाँ पे फ्लड वाला रीजन है और फ्लड प्रोन रीजन है। ओके, डिटेल पता चल सके और हमारे पास एक प्रॉपर डेटा आ सके। तो ये रही पूरी यहाँ पे फ्लड वाली बातें। वे फॉरवर्ड भी बहुत शानदार बताया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ फ्लड मैनेजमेंट के लिए सरकार का क्या एफर्ट्स है, इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सरकार कुछ नहीं कर रहे, सरकार तो काम कर ही रहे, तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले राष्ट्रीय बाढ़ आयोग लाया गया था 1976 में ही, और इनके द्वारा 1980 में जो है यहाँ पे कुछ रिपोर्ट सबमिट किया गया था, जिसमें बहुत सारे मेजर्स बताया गया था कि कैसे फ्लड को कंट्रोल करना है। सेकेंड है कि हमारे यहाँ नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में आया था। इसमें क्या है कि लार्ज स्टोरेज रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी कि बड़े बड़े रिजर्वायर बनाना है, जिससे क्या होगा ना, इस वाटर स्टोर जो है सही तरीके से हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे गंगा फ्लड जो आपका कंट्रोल कमीशन है उसको सेटअप करना है, वो भी पटना में 1972 में, और ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया 1980 में, जिससे कि यहाँ पे गंगा बेसिन स्टेट को जो है एडवाइस कर सके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को यहाँ पे एडवाइस कर सके कि कैसे फ्लड को बेटर तरीके से मैनेज करना है। साथ ही सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया जो कि 1945 में है। इसमें क्या हुआ है कि फ्लड फॉरकास्टिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, वो भी मेजर रिवर में और उनकी ट्रिब्यूटरीज में भी। साथ ही कुछ इश्यूज़ भी देखा जाता है, यानी कि जो फ्लड फॉरकास्ट किया जा रहा है 175 स्टेशन में, तो उसके बारे में यहाँ पे जो है डेटाज भी अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के एफर्ट्स है कि कैसे यहाँ पे फ्लड को बेटर तरीके से मैनेज करके चले। चलिए आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, ये पूरी बाढ़ से रिलेटेड थी, तो फ्लड से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आई होप कि आप लोग इसको टैकल कर सको। ठीक है, अब आते हैं फ्लैश ड्रॉट्स। तो ये है क्या, इसके बारे में पहले समझने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ पहले ये देख लीजिए कि न्यूज़ में क्यों है। अगर रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो ये बताया जा रहा है कि 10 से 15% जो एरिया है कल्टिवेशन ऑफ राइस और मेज़ के अंदर, वो यहाँ पे फ्लैश ड्रॉट के कारण जो है अफेक्ट हुआ है, और ये मानसून सीजन में ही देखने को मिला है। और कब से कब तक, तो 1951 से लेकर जो है 2018 तक जैसे ड्रॉट की अगर कंडीशन आप देखोगे तो 2014, 15, 16 3 साल ऐसी थी जिसमें कि कंटिन्यूस रेनफॉल अच्छी नहीं हुई थी मानसून के टाइम में, तो उस समय बहुत ही भयंकर सूखा आ चुका था। तो उसको हम लोग कहते हैं कि कन्वेंशनल ड्रॉट है, जो कि बहुत धीरे धीरे आप देखोगे कि सूखा जो है वो एक धीरे धीरे प्रोसेस है। लेकिन फ्लैश ड्रॉट जो है ना, ये रैपिड ऑनसेट देखने को मिलेगा, यानी कि अचानक से एक ऐसा ज़मीन जिसमें कि पिछले महीना आप बहुत बढ़िया से कल्टिवेट कर रहे थे, क्रॉप वगैरह उसमें उगाया जा रहा था, लेकिन एक महीने के बाद जो है वो ज़मीन पूरी तरीके से बंजर हो गई। तो इसको कहते हैं फ्लैश ड्रॉट, यानी कि अचानक से जो है कोई अच्छा खासा ज़मीन जो है बंजर हो जाना। और ये क्यों होता है कि ये एक दो प्रोसेस के कारण होता है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि हाई एवेपो ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो रेट है ट्रांसपिरेशन का
यानी कि जो आप लोग देखते हो कि जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उस समय क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि भाप बन के जितने भी वाटर बॉडीज़ है तो उसमें भाप बन के जो है वो बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये बहुत हाई रेट में होता है क्योंकि आज के डेट में आप टेम्परेचर भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे ही एक्सीड हो जा रहे हैं। तो इस इतने ज़्यादा हीट में, इतने ज़्यादा गर्म वाले और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि इवेपो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये एक मेन कारण है जिसके कारण आप लोग देखोगे कि रैपिड जो है ना, कोई भी ज़मीन जो है वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये अब नॉर्मली जो हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जो एकदम गर्म और सूखे जो हवा चल रहे हैं उसके कारण हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, यानी कि सोलर से जो है सन से जो है बहुत ज़्यादा आपको सोलर रेडिएशंस देखने को मिल रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप वाली। तो ये फ्लैश ड्रॉट जो है ये एसोसिएटेड किस किस चीज़ से, तो यहाँ पे लो सॉइल मॉइस्चर है, यानी कि सॉइल में जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, वो कम हो जाता है। एक्सट्रीम हीट है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म देखने को मिलेगा। और हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे फ्लैश ड्रॉट देखने को मिलता है। इसको क्लासीफाई किया जाता है एग्रीकल्चर ड्रॉट से, क्योंकि अगर हम लोग बात करें फ्लैश ड्रॉट तो अधिकतर हम लोग एग्रीकल्चर ही ड्रॉट कहेंगे, क्योंकि पिछले महीने आप देखोगे कि ऐसा ज़मीन था जहाँ पे अच्छा खासा क्रॉप कल्टीवेट हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट मंथ ही में ही या फिर 2 मंथ के बाद ही वो ज़मीन जो है बंजर हो जाता है। तो यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर की कमी आ जाती है और क्रॉप स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये एक रीज़न है। फ्लैश ड्रॉट आप देखोगे तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन भी है, यानी कि वो जगह जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, तो इसको प्रेसिपिटेशन डेफिसिट फ्लैश ड्रॉट भी कह सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो फ्लैश ड्रॉट जो है ये आपका हाई टेम्परेचर के कारण भी होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिसको कि हम लोग हीट वेव फ्लैश ड्रॉट भी कहते हैं। तो दोनों रीज़न है, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ जो है बारिश नहीं हो रही है, तो ये दोनों तरीके से फ्लैश ड्रॉट है। ड्राइवर्स और कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे कि फ्लैश ड्रॉट में क्या है, तो ये आपका देखोगे कि रीजनली होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की बात करें हमारे वर्ल्ड में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लैश ड्रॉट जो है वो साल में कभी भी देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। लेकिन अगर वही फ्लैश ड्रॉट अगर हम लोग देखें तो ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है, साथ ही साथ लार्ज स्केल इम्प्लीकेशंस भी हो सकता है, यानी कि बहुत लंबे स्तर में भी आपको देखने को मिलेगा या फिर छोटे जगह पे भी आपको लोकल रीजन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इससे जो है सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होते हैं और इरिगेशन डिमांड जो है लोकल स्केल में वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है, पानी की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हीट रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो उस समय इरिगेशन में जो है पानी की जो फैसिलिटी है वो सही होनी चाहिए और पानी की अवेबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। 2017 में फ्लैश ड्रॉट था नदर्न प्लेन ऑफ यूएसए में, जो कि लिमिटेड था सिर्फ 2 स्टेट में ही। तो यानी कि यूएसए में भी हम लोग 2017 में इस तरीके का फ्लैश ड्रॉट का कंडीशंस देखे थे, लेकिन वो 2 स्टेट तक ही देखने को मिला था। लेकिन अभी जो स्टडी किया गया है इसमें कुछ फाइंडिंग निकल कर आया है, उसको समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1951 से 2018 के बीच में 39 फ्लैश ड्रॉट इस तरीके का देखा गया और 82% जो है वो वैसे हुए हैं जब मानसून का सीज़न है, क्योंकि मानसून के सीज़न में अभी हम लोग देखें कि 80% तक जो रेनफॉल है वो 4 महीने में ही देखने को मिलता है, जून से लेकर सितंबर के मंथ में। तो ये 4 महीने में अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग समझ जाते हैं कि अगले आने वाले महीने में भी उतना ज़्यादा बारिश होता भी नहीं है हमारे कंट्री में। तो ये 4 महीने में अगर बारिश अच्छे से नहीं होता है तभी सूखे के आसार हो जाती है। तो ये फ्लैश ड्रॉट मेनली जो है मानसून सीज़न में ही देखने को मिला। और फ्लैश ड्रॉट जो है ये मेनली आप देखोगे कि नेगेटिव एनोमॉलीज है, यानी कि प्रेसिपिटेशन का ये एक नेगेटिव फेज दिखाता है, क्योंकि पानी बारिश ज़्यादा होती नहीं है और मानसून ब्रेक हो जाता है, एयर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, बारिश होती नहीं है एक साथ। तो इसके कारण देखने को मिलता है कि सॉइल में जो मॉइस्चर है, यानी कि नमी जो है वो उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है सूखा आ जाता है। फ्लैश ड्रॉट अगर मानसून सीजन में देखें तो ये इम्प्लीकेशन किसके ऊपर है, तो एग्रीकल्चर के लिए है और वाटर मैनेजमेंट के लिए है। इंडिया में 10 से 15% जो है वो राइस और मेज़ जो इस अफेक्टेड एरिया में आपका उगाया जाता है, वो फ्लैश ड्रॉट के कारण आपको हर एक साल देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड यहाँ पे आपका क्रॉप है वो राइस और मेज़ है, जिसको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पानी अगर नहीं रहेगा तो राइस और मेज़ की जो क्रॉप की जो यहाँ पे जो उगाया जाता है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फ्लैश ड्रॉट जो है एक रैपिड डिप्लीशन है, यानी कि सॉइल मॉइस्चर को कहीं ना कहीं ये बर्बाद करता है। इरिगेशन जो वाटर डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है एग्रीकल्चर एरिया में। अगर फ्रीक्वेंट इसी तरीके से फ्लैश ड्रॉट आते रहे मानसून सीजन में नदर्न इंडिया में, तो इससे क्या होगा ना कि जो ग्राउंड वाटर की स्टोरेज है इसमें कहीं ना कहीं ह्यूज इंपैक्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे भी फ्लैश ड्रॉट होगा अगर वहाँ पे क्रॉप को कल्टिवेट किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि पानी की ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इरिगेशन के लिए जो है ना ग्राउंड वाटर का पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर की जो स्टोरेज है वो और ज़्यादा नीचे यहाँ पे आपका चलते जाएगा, यानी कि स्टोरेज जो है और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो ये एक यहाँ पे बात बताई जा रही है, ठीक है। तो एक न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिला फ्लैश ड्रॉट के बारे में।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, पूरी डिटेल में देखेंगे, बट न्यूज़ में क्यों है ये समझिए। रिसर्चर्स जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के हैं, हैदराबाद में है, उनके द्वारा ये बेटर वे पाया गया है कि फॉरकास्ट करना, जो वेव्स होते हैं ना इस तरीके से, उसको फॉरकास्ट करने के लिए, वो भी कहाँ, तो बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन में। तो पहले और देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स है उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ जो फेज़ है बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन का, यहाँ पे हाई वेव एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है नॉर्थ इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में। तो इंडियन ओशन आप लोग देख रहे हो इस तरीके से हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल ईस्ट में देखने को मिलेगा, वेस्ट में हमारा जो है वेस्टर्न घाट के साइड में आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, एंड साउथ ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो हाई वेव एक्टिविटी जो है वो नदर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलता है और यहाँ पे अरेबियन सी में देखने को मिलता है, ये रिसर्चर्स के द्वारा बताया गया है। वेव जो है वो एक्टिव फेज़, यानी कि जो यहाँ पे बोरियल समर इंट्रा सीजनल जो ऑसिलेशन है इसके एक्टिव फेज़ के कारण इंड्यूस्ड होता है, जो कि आपका नियरली 0.5 मीटर जो है वो हायर देखने को मिलता है। जो नॉर्मल जो वेव होता है उससे ये 0.5 मीटर हायर होता है। जो स्टडी किया गया है उससे ये बताया गया है कि ये जो बोरियल समर इंट्रा सीजनल जो ऑसिलेशन है ना, इससे क्या होगा कि वेव को फोरकास्ट करने में ज़्यादा इंप्रूव होगा, कि बेटर तरीके से जो है इंडिया का जो कोस्ट है, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, उसमें हम लोग ये बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कब कितना वेव आने वाला है और इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हाई वेव आएगा तो क्या कोस्टल फ्लडिंग होगी, इरोजन होगा, तो इन सारे इम्पैक्ट को हम लोग बेटर तरीके से अब देख पाएंगे। साथ ही साथ बेटर प्लानिंग भी हो पाएगा, जो सी नेविगेशन रूट है, अगर वेव बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बड़े बड़े वेव आते हैं तो यहाँ पे शिप्स वगैरह को जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनकी नेविगेशन प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो उनको नेविगेशन प्रॉब्लम में भी हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे प्लान कर पाएंगे, इसका ये हेल्प हो पाएगा। लेकिन अब हम लोग पहले ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन है क्या। ये एक हीट का ट्रांसफ़र है, यानी कि इंडियन ओशन आप देख रहे हो, तो इंडियन ओशन से जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो है ये आपका एक हीट का ट्रांसफ़र है, और रफली आप देखोगे कि 10 से 50 दिन तक ये चलता है। और ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून है जून से सितंबर के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, गर्मी जो है ना वो इंडियन ओशन से लेकर जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये आपका ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन मीन्स घूमते रहना। यहाँ पे देखोगे कि इस पे रिप्रेजेंट होता है कि मानसून एक्टिव है कि ब्रेक पीरियड है, और इससे ये समझ में आता है कि यानी कि हेवी रेनफॉल का वीक कितना है और ब्रिलियंट सनशाइन कब होगा। यानी कि सारे अगर हम लोग देखें तो इसमें ये पता चलता है, इट मीन्स कि यहाँ पे अगर बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन की बात करें तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे अच्छा खासा मानसून एक्टिव है, यानी कि बारिश सही तरीके से चारों महीने हो रहा है, या फिर मानसून ब्रेक हो गया, या फिर मानसून अच्छे तरीके से नहीं आया, यानी कि बारिश जो है वो चारों महीने अच्छे नहीं हो पा रहे। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि कितने हफ्ते जो है हेवी रेनफॉल हो पाएगा। एक्टिव फेज जो है ना, इससे पता चलता है यहाँ पे मानसून विंड जो है वो इन्हांस हो जाता है, और सरफेस वेव जो है ना वो भी इन्हांस हो जाता है अगर एक्टिव फेज है मानसून का। तो साथ ही ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है, जिससे कि शॉर्ट टर्म जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ग्लोबल मानसून सिस्टम में, ये यहाँ से पता चलता है। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि इंडिया का जो यहाँ पे आपका नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इसके बारे में समझिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि स्वतंत्र बॉडी है ये 1999 में, लेकिन ये वर्क जो करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि बेस्ट पॉसिबल जो ओशन इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। एडवाइजरी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसी को और साइंटिफिक कम्युनिटी को। साथ ही साथ यहाँ पे सस्टेन जो ओशन ऑब्जर्वेशन है वो भी कैरिड आउट किया जाएगा, और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे सिस्टमेटिक और जो फोकस्ड रिसर्च है उसके द्वारा यहाँ पे जो है आपका दिखाया जाएगा। यानी कि नाम से आप सब समझिए कि इंडियन नेशनल सेंटर है वो भी ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस के लिए, यानी कि ओशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये जो बॉडी है इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो बेस्ट ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, एडवाइस भी दिया जाता है अगल बगल के सोसाइटी को, वहाँ के इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। ठीक है, तो ये पूरी आर्टिकल रही यहाँ पे बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन के बारे में, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
ये यहाँ पे आपका लिमिटिंग फैक्टर है जो कि इम्पोज किया जाता है। कम आपका ऑक्सीजन है, हाई सैलिनिटी है, डायर्नल टाइडल इनंडेशन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंसेप्ट है मैंग्रोव्स को लेके, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर्स कहने का मतलब है कि जो मैंग्रोव्स ट्री के लीव्स होते हैं वो सुकुलेंट लीव्स है, स्टोमाटा संकेन स्टोमाटा है, एरियल ब्रीदिंग रूट्स है, जिसको यहाँ पे न्यूमेटोपोर्स कहा जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो वीवी पैरी, स्टिल्ट रूट्स, बटरेसिस, ये सब कुछ एडेप्टेशन है जो कि यहाँ पे मैंग्रोव्स के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें याद रखना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इसमें आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। इंडिया में अगर देखें तो 3 तरीके के मैंग्रोव्स है जो कि देखने को मिलता है। एक तो है डेल्टाइक मैंग्रोव जो कि मेनली आपका ईस्ट कोस्ट में है। फिर है बैक वाटर इस्चुरी टाइप जो कि आपका वेस्ट कोस्ट में है। साथ ही इंसुलर टाइप जो कि अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। तो ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे आपका इंसुलर टाइप है, बैक वाटर इस्चुरी टाइप है एंड डेल्टाइक मैंग्रोव्स है। तो ये 3 तरीके का मैंग्रोव फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बात कर रहे थे हम लोग नैरोबी कन्वेंशन का, तो पर्टिकुलरली ये है क्या, इसके बारे में समझिए। एक पार्टनरशिप है। कन्वेंशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हो, सिविल सोसाइटी हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, ये सब मिलकर एक मुद्दे पे बात करते हैं और कुछ यहाँ पे जो है गाइडलाइंस लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा है मैंग्रोव। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्दी रिवर, कोस्ट और ओशन की बात की गई है, ठीक है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे 1996 के ये फोर्स में आया है और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के रीजनल सीज प्रोग्राम का ये एक पार्ट भी है। साथ ही इस कन्वेंशन में ऑफर किया जाता है एक रीजनल लीगल फ्रेमवर्क। साथ ही यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशंस भी है जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको ले। सबसे मेन बात जो आपको याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, हम लोग इसके मेंबर नहीं है, तो ये ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि इंडिया में मैंग्रोव स्टेटस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक हो जाता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अगर देखें, इनका जो 2 साल में एक बार रिपोर्ट निकल कर आता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2017 में था और लास्ट जो है 2019 में निकल कर आया था। मैंग्रोव कवर हमारे एरिया में 4975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना हो गया, तो 0.15%। वहीं अगर वेस्ट बंगाल में देखें तो सबसे ज़्यादा है जो कि 42.4% है इंडिया मैंग्रोव कवर। उसके बाद गुजरात में देखने को मिलेगा 23.66% है एंड देन अंडमान एंड निकोबार। तो फर्स्ट 3 स्टेट आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारे यहाँ मैंग्रोव, तो वेस्ट बंगाल में, देन गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। सुंदरबन वाला मैंग्रोव जो है वेस्ट बंगाल में, वो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव है, ना कि इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का भी। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी है जैसे कि गैंगेटिक डॉल्फिन है, एस्चुरी क्रोकोडाइल है और कुछ बंगाल टाइगर्स भी देखने को मिलेगा। रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं पे है। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव की बात करें, भ्रतांग आइलैंड मैंग्रोव की बात करें जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, पिचावरम मैंग्रोव की बात करें जो कि तमिलनाडु में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे मैंग्रोव साइट्स है जिसको ध्यान रखना है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो 40% जो मैंग्रोव एरिया है ना, वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है लास्ट सेंचुरी में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हो कि एग्रीकल्चर बहुत लार्ज नंबर पे किए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर के कारण जो है मैंग्रोव एरिया को ख़त्म किया गया है। एक्वाकल्चर है, टूरिज्म है, अर्बन डेवलपमेंट और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे लोग अपने रेसिडेंशियल एरिया बना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्ट, होटल्स और साथ ही साथ जो है आपका पार्किंग जोन, कोई मॉल वगैरह, ये सारा जो है डेवलपमेंट हुआ है जिसके कारण मैंग्रोव एरिया जो है वो ख़त्म होते हुए दिखा है। ग्लोबली अगर बात करें तो 67% जो मैंग्रोव है वो आज के डेट में लॉस हो चुका है, डिग्रेडेड हो चुका है। और साथ ही साथ एडिशनल अगर 1% देखें तो वो ख़त्म हो चुका है, हर एक साल ख़त्म होते जाता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले आने वाले 100 ईयर्स में जो है ना मैंग्रोव डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके की बात निकल कर आ रही है। हमारे इंडिया में भी यही हालत है कि मैंग्रोव्स घटते ही जा रहे हैं और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ये घटते ही जा रहे हैं। तो अगला 100 सेंचुरी में तो ये ख़त्म ही होने वाला है। तो इस फिगर के थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव कवर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कितना है। जैसे कि अभी हम लोग देखिए कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 42% तक देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, यस, यहाँ पे देखिए 42% तक वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गुजरात जिसमें कि 23% है और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो कि 12% है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट आप लोग जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट में देख लो, जैसे तमिलनाडु में है बहुत छोटा सा, और उड़ीसा में है 5%, महाराष्ट्र में है 6%, केरल में बहुत छोटा पोर्शन है, कर्नाटक में भी बहुत छोटा पोर्शन है एंड गोवा में भी, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, ये सब 0 पॉइंट समथिंग % है। ओके, सो थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा।
आइए आगे देखते हैं। अब बेनिफिट्स देखते हैं कि ये मैंग्रोव इकोसिस्टम का यहाँ पे बेनिफिट क्या है। सबसे पहले मैंग्रोव गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि मैंग्रोव को जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका वुड इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ियाँ इसकी जो मैंग्रोव की होती है वो बहुत मोटी और बहुत ही सॉलिड होती है, जिसको फ्यूल जैसा कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर फिश ट्रैप करने के लिए या फिर इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो नॉन वुड प्रोडक्ट है इसके अलावा, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह होता है, ये भी मैंग्रोव से आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि बहुत सारे डिजीज़ेज़ को क्योर किया जाता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया। अगर सांप के काट लेने से भी यहाँ पे मैंग्रोव्स की ऐसी आपको मेडिसिन देखने को मिलेगी, यानी कि इस मैंग्रोव ट्री से आपको इस तरीके का मेडिसिन मिलेगा, जिससे कि स्नेक बाइट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनकी लाइवलीहुड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट, अगर इसकी हम लोग बेनिफिट की बात करें तो ये हैबिटाट और नर्सरी फंक्शन है, यानी कि ये इतना बड़ा होता है मैंग्रोव्स की, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हैबिटाट आपको देखने को मिलेगा कि ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग रहते हैं, बट बहुत सारे आपको स्पीसीज़ भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं, सी बर्ड्स भी है, नेस्टिंग और रेस्टिंग ग्राउंड भी है यहाँ पे। तो इससे भी बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे और भी एसोसिएटेड इकोसिस्टम है, जैसे सी ग्रास बेड है और कोरल रीफ भी आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। थर्ड बेनिफिट है कि कोस्टल प्रोटेक्शन होता है, यानी कि कोस्टल वाले रीजन में जहाँ पे भी आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है, जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे कोस्टल वाले रीजन में ही मैंग्रोव है। तो कोस्टल वाले रीजन में अगर मैंग्रोव होता है तो क्या होता है कि मैंग्रोव की जो रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और कुछ रूट्स तो ये ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ रूट्स आपको बाहर भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं ना कि इरोजन से हेल्प करते हैं और कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि अगर तेज़ बारिश आती है या फिर आंधी आती है या फिर हवा चलती है तो इससे क्या होता है ना कि कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये अंदर सिटी में ये आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इरोजन कंट्रोल होता है, क्योंकि इसके आपका जो है कहते हैं ना जो इसके रूट्स की वजह से, और साथ ही साथ जो फ्लडिंग का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है मैंग्रोव वाले एरिया में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होते रहता है, यानी कि मैंग्रोव्स में आप देखो कि एस्टिमेटेड मीन बायोमास यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, जिससे कि आप देखोगे कि कोस्टल फूड वेव में जो है ये न्यूट्रिएंट साइकिल आपका बेसिकली यहाँ पे चलते ही रहता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कहने का मतलब है कि इतना घना होता है ये मैंग्रोव्स के जंगल और मैंग्रोव्स के पौधे इतने घने होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है ना उसको वो सिंक कर लेते, खींच लेते हैं, और बहुत भारी मात्रा में आपको कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से सिंक करते हुए इस एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो मैंग्रोव इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं थ्रेट है। तो किस तरीके का थ्रेट है? जैसे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। एक लैंसेट रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि 2027 में हम लोग जो है वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएंगे, यानी कि चाइना को भी सरपास कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो एक डिमांड हो जाता है स्मॉल टिम्बर का, फॉडर का, फ्यूल वुड का, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मैंग्रोव है उसकी कहीं ना कहीं एरिया आपकी कम होती जाएगी, उसका जो यहाँ पे क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ने से भी क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाएगा मैंग्रोव के ऊपर। साथ ही अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर है। इंडिया में आपको पता है कि 40% से भी ज़्यादा जो मैंग्रोव एरिया है वो वेस्टर्न कोस्ट में ही है, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड में, या फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया अर्बन एरिया में। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो मैंग्रोव एरिया है वो घटते जा रहा है। मैंग्रोव आप देखोगे तो श्रिम्प कल्चर में साल्ट पांड्स या फिर एक्वा कल्चर जो है इसमें आपका क्लियर किया जा रहा है, जिससे कि मेजर थ्रेट देखने को मिल रहा है मैंग्रोव का। नेक्स्ट है पोल्यूशन। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी यहाँ पे बीमारी है, बीमारी ही कहूँगी, जिससे कि बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पे परेशानी ही हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो है मैंग्रोव्स को भी हो रही है पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डोमेस्टिक जो कचरे होते हैं, इंडस्ट्रियल के जो कचरे होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है, वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है मैंग्रोव वाले एरिया में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि हर एक सेक्टर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैंग्रोव एरिया भी थ्रेटेंड हो रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहे हैं, और साथ ही साथ सेडिमेंटेशंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बारिश भी बढ़ते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखते हो कि बारिश हो रही है तो होती ही रहती है, जिस एरिया में बारिश नहीं हुई है। अभी हाल में ही आप देखो कि कल क्या हुआ कि हैदराबाद में इतने ज़्यादा बारिश हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि 1990s के बाद जो है ये पहली बार ऐसा है कि इतना बारिश हुआ है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में कभी आपको इतना बारिश देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये आप देख सकते हो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की ऐसा हरकत हो रहा है।
साथ ही एक्सप्लॉयटेशन है, इलीगल तरीके से लार्ज स्केल जो है मैंग्रोव्स के फ्रूट्स वगैरह को यहाँ पे आपका कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे मेडिसिन बनाया जाता है। तो गलत तरीके से भी लोग जो है इसको लेते हैं जिससे कि वो मेडिसिन बनाते हैं और कुछ प्रॉफिट वो जनरेट करते हैं। ट्रेडिशनल यूज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह में ये सारा जो है आपका ड्रैग नेट जो होता है बड़ा बड़ा, वो फिशिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी होता है। इनिशिएटिव अगर देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है कि कैसे मैंग्रोव इकोसिस्टम को जो है कंजर्व करें। तो इंडिया में आप देखोगे कि एक नेशनल स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान बनाया गया जिसमें कि सही तरीके से मैंग्रोव्स और जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको मिटिगेट करें। साथ ही साथ हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन भी है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा बनाया गया है और इसमें आपके सारे जो कोस्टल स्ट्रेचेज है यानी कि 500 मीटर तक, वो भी हाई टाइड लाइन से एज ये कितना होगा तो ये आपका जो हो जाएगा ये कोस्टल रेगुलेशन जोन उसको कहा जाएगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना है और सस्टेनेबल तरीके से मैनेज भी करना है। साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जिनके द्वारा कुछ जो फार्मिंग है ना, यानी कि यहाँ पे जो खेती वगैरह या फिर जो फार्मिंग वगैरह है उसको यहाँ पे आपका जो है एक्सपेंड करने के लिए रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर है एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसको यहाँ पे IUCN के द्वारा कॉपरेट भी किया जा रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए। साथ ही मैजिकल मैंग्रोव्स ज्वाइन द मूवमेंट, ये एक तरीके का मूवमेंट चलाया जा रहा है, नेशन वाइड ये कंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है। इसमें जो है मैंग्रोव्स के कंजर्वेशन को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि कैसे जो है आज के डेट में मैंग्रोव्स को कंजर्व किया जाए और साथ ही साथ कुछ सिटीजन्स को ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके के कंजर्वेशन मूवमेंट्स को वो ज्वाइन करें। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है जिनके द्वारा एक इको डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया, वन संरक्षण समिति बनाया गया जिसमें कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा मैंग्रोव एरिया के लिए। महाराष्ट्र में अगर देखें तो ये फर्स्ट कोस्टल स्टेट है जिनके द्वारा स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज़ को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरीके से भी क्या है ना कि स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज़ को डिक्लेयर करने से क्या होता है कि अपने आप में ही उसकी रिकॉग्निशंस बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसकी प्रोटेक्शंस और जो कंजर्वेशंस जो है वो सारी चीज़ें बढ़ जाती है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें मैंग्रोव एरिया को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है और जो कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पीसीज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस में। साथ ही मैंग्रोव नर्सरी बैंक बनाने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हो कि पौधों की फ्लावर्स की नर्सरी होता है जहाँ से आप लोग जो छोटे छोटे पौधे या फिर पौधों को अपना घर लेकर आना है तो वो आप वहाँ से लेकर आते हो, वैसे ही मैंग्रोव के भी नर्सरी बैंक होना चाहिए जिसको डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बेटर तरीके से मैंग्रोव को समझते, मैंग्रोव के इकोसिस्टम को समझते हैं और उसको कंजर्व भी वही लोग बेटर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही मैंग्रोव रिस्टोरेशन को इंटीग्रेट करना है कुछ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड के साथ, यानी कि यहाँ पे जो रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ करना है कि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि मैंग्रोव से जितने भी वुड या फिर नॉन वुड जो प्रोडक्ट वो लोग लेते हैं उससे उनका इनकम जनरेशन होता है, तो और भी उनका अल्टरनेटिव जो है लोगों का इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो और भी अल्टरनेटिव तरीके से इनकम को जनरेट कर सके। तो ये भी काम करना चाहिए जिससे कि जो प्रेशर है ना मैंग्रोव पे वो कम हो पाएगा। जैसे कि बी कीपिंग है, एक्वाकल्चर है, तो ये सारी चीज़ों पे लोगों को शिफ्ट कराना चाहिए। साथ ही पीरियोडिकल मॉनिटर भी करना चाहिए। इतने सारे जो स्कीम बना दिया जाता है, इतने सारे कंपेन्स लाए जाते हैं, वैसे ही इसको बस पेपर पेन में ही रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए। और इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो टाइम टू टाइम उसको ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है उसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है। तो ये पीरियोडिकल मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सारे चीज़ों में। सो ये बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ रिलेटेड न्यूज़ है उसको भी कवर कर लेते हैं। रिसेंटली नासा जो यूएस का स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा फर्स्ट मैप यहाँ पे क्रिएट किया गया कि ग्लोबल जो मैंग्रोव हैबिटाट है उसमें क्या क्या चेंजेस है और उसका क्या कारण है, यानी कि 2000 से 2016 के बीच में किस तरीके से चेंज आया है ग्लोबल मैंग्रोव हैबिटाट में, इसको यहाँ पे मैप किया गया है। इस स्टडी के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है कि जो मैंग्रोव है वो नेचुरल कॉजेज़ के द्वारा जो है यहाँ पे लॉस हुआ है, जैसे कि इरोजन के कारण, एक्सट्रीम वेदर के कारण, स्लोली ह्यूमन कॉजेज़ भी है यहाँ पे जैसे फार्मिंग, एक्वाकल्चर, तो इन सारे एक्टिविटीज़ के कारण भी जो है मैंग्रोव एरिया ख़त्म हुआ है। कमोडिटीज़ की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन है राइस का, श्रिम्प का, ऑयल पम्प कल्टीवेशन का, जो कि एक प्राइमरी यहाँ पे ग्लोबल ड्राइवर है मैंग्रोव लॉस का। यानी कि ये सारे इतना एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैंग्रोव एरिया में किया गया है जिससे कि मैंग्रोव लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो गया। इट मीन्स कि 47% ग्लोबल लॉस देखने को मिला है इस 16 साल में। तो ये भी बातें बताई जा रही है। वास्ट अगर मेजोरिटी देखिए टोटल ग्लोबल डायरेक्ट एंथ्रोपोजेनिक लॉस का, तो 80% तक यहाँ पे लॉस देखने को मिला है 6 नेशन में, जिसमें कि इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपाइंस,
थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड न्यूज़ है जिसको ध्यान रखना है। ग्लोबल इनिशिएटिव भी देख लेते हैं। इंडिया की इनिशिएटिव तो आप समझ ही गए, लेकिन ग्लोबल इनिशिएटिव भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इंक्लूजन ऑफ मैंग्रोव इन बायोस्फीयर रिजर्व, मैंग्रोव्स को जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड करना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क में। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये कंसर्न में आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना ही होता है, कंजर्व करना ही होता है, यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क को एक अलग से अटेंशन देना ही होता है, और लोगों में अवेयरनेस भी ये जनरेट होता है। साथ ही इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव भी है, जिसमें कि क्या है कि जितने भी कोस्टल और मैराइन इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना है और रीस्टोर करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल मैंग्रोव वॉच है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि रिमोट सेंसिंग डेटा को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और देखा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन यहाँ पे मैंग्रोव्स के जितना भी डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा और उसको टाइम टू टाइम देखा जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेस भी होगा रियल टाइम, अगर आप एकदम जिस समय आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो उस समय आपको मैंग्रोव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, ग्लोबल मैंग्रोव वॉच से। ओके, सो ये पूरी तरीके से मैंग्रोव्स के बारे में है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है स्नो लेपर्ड के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्नो लेपर्ड स्पेसीज है। न्यूज़ में क्यों है देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर्स जो है इसको उत्तराखंड में स्टैब्लिश किया गया है। तो सबसे पहली बात यही याद रखनी है। कंजर्वेशन सेंटर्स जो बनाया गया है वो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और यहाँ पे UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर जो है उत्तरकाशी फॉरेस्ट में ये बनाया गया है और 6 साल का ये लॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि आपका सिक्योर हिमालय जो है ना इसी के अंदर ये आता है। ये प्रोजेक्ट का एम है कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है वो उसके लाइवलीहुड को कंजर्व करना है और सस्टेनेबल यूज़ करना है, सिक्योर करना है जो हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि स्नो लेपर्ड को कंजर्व किया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जिनकी प्रजाति बहुत कम हो रही है, उनके रहने का जगह कम हो रहा है हिमालय में, तो इन सबको कंजर्व किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है 2017 में। तो 6 साल का ये प्रोजेक्ट है। इसको जो फंडिंग दी जा रही है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा दिया जा रहा है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत है। स्नो लेपर्ड की अगर बात करें, कंजर्वेशन सेंटर्स जो ये बनाया गया है इसका एम बस यही है कि जो भी एनिमल है उनको उनके जो है लोकल कम्युनिटी के हेल्प के साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी देना है लोकल्स को, जितने भी नियर बाय जो विलेज में रहते हैं ना, वो टूरिज्म के द्वारा जो है उनको यहाँ पे हेल्प भी किया जाएगा। सबसे मेनली बात तो यही है कि हिमालय इकोसिस्टम को रिस्टोर करना और कंजर्व करना है। तो कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स पहले हम लोग समझते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। IUCN में अगर इसकी रेड लिस्ट देखें तो इसकी कैटेगरी वल्नरेबल है और अपेंडिक्स 1 साइट्स में रखा गया है। साथ ही एनिमल्स जो है ये काफ़ी थ्रेटेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनकी हैबिटाट जो है रहने का जगह ख़त्म हो रहा है, पोचिंग वगैरह किया जाता है, तो जिससे कि इसको यहाँ पे थ्रेटेंड है। इंडिया में अगर देखें तो हिमालय जो है ये आपको 3000 से 4500 मीटर्स तक ऊपर तक देखने को मिलेगा और स्नो लेपर्ड जो हमारे कंट्री में पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आप साथ ही साथ देखोगे कि यहाँ पे 5% जो है ग्लोबल स्नो लेपर्ड रेंज देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अगर बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, गंगोत्री नेशनल पार्क में, अशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और दूसरे प्लेसेस में भी पाया जाता है। स्नो लेपर्ड की बात करूँ तो हमारे कंट्री के साथ साथ 12 अदर कंट्रीज है जिसमें कि पाया जाता है, जैसे चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया एंड मंगोलिया भी है। तो इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये बेसिक फिगर है, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ यहाँ पे और कंजर्वेशन मेजर देखते हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक तो सिक्योर हिमालय है, उसको देख लिए। दूसरा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे इंडिया का यूनिक नेचुरल जो हेरिटेज है हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का, उसको सेफगार्ड करने के लिए लाया गया है। सेकंड है कि यहाँ पे ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देखोगे कि सारे स्नो लेपर्ड जितने भी रेंज कंट्री है, 12 कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, तो यहाँ पे इसको देखा जाएगा। साथ ही NGO वगैरह होगा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन होंगे, साइंटिस्ट होंगे, लोकल कम्युनिटीज़ होंगे जो कि एक साथ आकर यहाँ पे स्नो लेपर्ड को यहाँ पे सेव करने का काम करेंगे। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इनके द्वारा पहला यहाँ पे नेशनल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसमें कि स्नो लेपर्ड की इंडियन रेंज कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट भी किया गया था। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट का लेसन भी कंप्लीट होता है। तो इसके साथ
अब इसको यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। लेसन थोड़ी लंबी हो गई बट कोई नहीं, मैं इसको और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज ही मैं इसे कंप्लीट कर दी हूँ। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता, कोई और परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दे सकते हो। कुछ और मॉडिफाई करना चाहते हो लेसन में या फिर कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए। आप लोग के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर लेसन लेकर आती हूँ। साथ ही अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं आप लोग, लाइक की ज़रूर क्या कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो एकदम ओपनली आप डिसलाइक करके जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिल सके। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से है। तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कोई भी अगर वीडियो की नोटिफिकेशन अगर मिस हो जाती है तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ ही मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर भी करते रहती हूँ, जो भी मटेरियल यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है तो वो भी आपको मिलते रहता है। साथ ही साथ अगर आप लोग को और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, मैं आपको उस तरीके से भी कमेंट करूँगी। जो भी बच्चे मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज़ चलाया जा रहा है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग आंसर लिखो और उसको कोई चेक करे, तो हमारे द्वारा यहाँ पे एवेल्युएट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या ड्रॉबैक है और किस तरीके से आपको अपने आंसर को इन्हांस करना है। तो ये भी काम आप कर सकते हो। आपको बस एक काम करना है कि मेल कीजिए rishika ch77@gmail.com, इसमें मेल कीजिए। उसके बाद हमारे द्वारा बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से उस टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी डेली बेसिस में यहाँ पे लेसन आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।